Thank you so much. Surya, Kiran Kindo, Shreya Kaitan, and Ms. Bakul Mahesh. If you can just request the following speakers to come up on stage. Ms. Bakul Mahesh, Ms. Shreya Kaitan, Ms. Kiran Kindo, Ms. Amrita Maurya, and to help stitch together conversations together, please welcome Ms. Prerna Sahani. कर रहे हैं वो एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव इशू है, वो बिल्कुल सब्जेक्टिव इशू नहीं है. This is absolutely on women in journalism and what do we feel about it. सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, ये एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसे हम बिल्कुल नहीं चाहते. That is news of the women, for the women and by the women. We don't want this at all. हम किसी जेंडर लेंस से किसी भी न्यूज़ को नहीं पहचानते. क्या आपने कभी किसी खबर को बोला है, देखा है, पढ़ा है इस नज़र से कि महिला ने लिखी है पुरुष ने? Any one of you? क्या आपको लगता है ये पुरुष करेगा तो ये बहुत अच्छी खबर होगी, और ये अगर महिला जर्नलिस्ट करेगी तो उसमें फैक्ट्स कम होंगे, फिगर्स कम होंगे, या कोई ना कोई सोर्स मिसिंग होगा? क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आप खबरों को इस लेंस से पढ़ते हैं? उसके बावजूद आप देखेंगे कि जो जेंडर स्टडीज़ है, जो जेंडर रिलेटेड कैटेगरी है, उसमें 32% महिलाएं हैं जो खबरें करती हैं, ऐसी जर्नलिस्ट, और सिर्फ 12% महिलाएं जो हैं ऐसी पत्रकार हैं जो क्राइम, पॉलिटिक्स, पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट के ऊपर लिखती हैं. ये नंबर बहुत बहुत कम है. ये नंबर पूरी तरह से एक लॉपसाइडेड फिगर है. तो फ़र्क कहाँ है, या जो गड़बड़ हो रही है वो कहाँ हो रही है? क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि जर्नलिस्ट तो आने को तैयार हैं, महिलाएं तो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन फ्रंट पेज पर, टॉप पोजीशंस पर, वर्टिकल हेड्स के तौर पर वो क्यों नहीं है? क्यों आज भी वो खामोशी है वहाँ पर? क्यों उनको वो मौके नहीं दिए जाते, या क्यों जिन मौक़ों की वो तलाश में हैं वो जगह उनके पास अभी भी किसी अखबार में नहीं है, किसी चैनल पे नहीं है, या फिर किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है? तो आज हम इस पर बात करेंगे, और आपको जानकर ये भी बहुत हैरानी होगी कि जो 2015 से 2020 का दौर था, आप जानते हैं प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट जो महिलाएं थी उन्होंने कितना अपना रेशियो कम कर लिया. उन्होंने रिज़ाइन कर दिया या उनको नौकरी छोड़नी पड़ी. 43% से 13% रह गई हैं, ओनली 13%, राइट. हालांकि आप देखते होंगे कि सब चैनल्स पर महिलाओं का बोलबाला है, लेकिन वो सिर्फ बड़े शहरों की और बड़े राज्यों की बात है. जब हम राजस्थान जैसे प्रदेश की बात करते हैं, वहाँ महिलाएं कहाँ हैं? हमारे साथ 3 अलग अलग जनरेशन्स की महिलाएं हैं जो पत्रकार हैं. मैं पहले चाहूँगी कि हम बिना किसी जेंडर लेंस के, बिना ये माने कि वो महिलाएं हैं और पत्रकार हैं, हम 5 पत्रकारों से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं. मैं खुद पे बाद में आऊँगी. सबसे पहले मैं लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करूँगी. अमृता मौर्य मैम, मैं चाहूँगी कि आप क्विकली अपने आप को इंट्रोड्यूस करें. बहुत शुक्रिया सबसे पहला मौका मुझे देने को. शायद यहाँ पुरुष होते तो मुझे लगता है दूसरे नंबर पर आती, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट सिर्फ कहने की बात होती है ज़्यादातर मीडिया में. तो मैंने मीडिया में आने का जब सपना देखा तो मैं गांव में होती थी, बिहार के बहुत छोटे से गांव में होती थी, जहां अखबार मेरे यहाँ दोपहर 1-1:30 बजे आता था जब बस आती थी. ज़्यादातर मुझे लगता है कि ख़बरों का जो शौक़ था वो BBC सुनकर रेडियो से, और रेडियो सिलोन सुनती थी, BBC सुनती थी, और इसी से मुझे दुनिया भर की ख़बरों का पता चलता था, और चस्का वहीं से लगा क्योंकि उसमें महिलाएं भी बोलती थी वहाँ पे. तो मुझे लगा कि मैं जा सकती हूँ इसमें, लेकिन उस वक्त कोई कोर्स नहीं थे, और जितने जर्नलिस्ट को मैंने काम करते हुए देखा था अपने आसपास, उनको भी मैंने ये कभी नहीं पाया कि उन्होंने कोई कोर्स किया है. तो मुझे पता था कि मेरी डायरेक्ट एंट्री है, बस मुझे बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए और मेरी भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए. जिस चीज़ को मुझे करना है उसके लिए मेरे पास अच्छा एक दिमाग में एक खाका और अच्छा शब्दकोश, ये सोचकर मैं निकली थी.
लेकिन बाहर आने के बाद मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हालांकि जब हमने कंपटीशन दिया था मीडिया IIMC दिल्ली का, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का वो, और मुझे बाय चांस किसी ने बताया और मैंने उसका एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम। और मेरे साथ मेरा बैचमेट हुआ करता था, हम लोग MSc में साथ थे, उसने वो भी दिया, उसने भी एग्ज़ाम दिया। चांस ये है कि मैं क्वालिफाई कर गई, वो नहीं कर पाया। तो वहीं से मुझे ये समझ में आई कि ज़रूरी नहीं है कि लड़के बहुत नॉलेज रखते हैं इन चीज़ों की, और मुझे लगा कि अब तो मैं पत्रकार बन ही जाऊंगी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई की, वहाँ भी मैं वन ऑफ द टॉपर्स थी, 3 टॉपर्स में से, और मेरे पास बुक्स नहीं थी क्योंकि मैं इतना कैपेबल नहीं थी। मैंने लाइब्रेरी के बुक्स से पढ़ाई की थी या कुछ फ़ोटो कॉपी कर लेती थी। तो भी यहाँ तक भी मैं बड़ी निश्चिंत थी कि मैं बहुत अच्छा कर लूँगी, क्योंकि अब तक तो मैं सबसे आगे रही। लेकिन जैसे फील्ड में आई तो बड़ा ड्रास्टिक चेंज मुझे मिला। मैं पुरुषों से आगे रही, मेरे क्लास के लड़कों से आगे रही। मेरे क्लास में 3 लड़कियां थी, हम 4 लड़कियां और 35 बॉयज़ थे। तो आप रेशियो वहीं से देख लीजिए। इसके बाद आने के बाद जैसे हम फील्ड में आते हैं, स्टोरी असाइनमेंट की बात आती है तो बस आप सॉफ्ट स्टोरीज़ करिए, उस पर कभी कोई सवाल नहीं किया। फैशन लाइफस्टाइल स्टार्ट हुआ था उन दिनों, आप वो करिए। आप वाइल्ड लाइफ करिए, राजस्थान आए हैं आप फेयर फेस्टिवल आप कवर करिए। तो मत दिखावटी चीज़ों के लिए, और जो स्टोरीज़ मैं यहाँ से उनको लिख कर भेजती थी कि मुझे इस पर वर्क करना है, वो ज़्यादातर मना कर देते थे। फिर भी मैं कवर करती थी और वहाँ से रिजेक्शन मिलता था मुझे। एक जो सबसे बड़ी स्टोरी मैंने की थी उस वक्त कवर, जिसको फील्ड के सारे मेल जर्नलिस्ट ने बिल्कुल डिफरेंट एंगल से लिखा था और मेरा एंगल डिफरेंट था। तो मेरे एडिटर ने बोला, वहाँ चीफ एडिटर ने, कि ये तो आप क्या लिख रहे हो, बाकी लोग क्या लिख रहे हैं, आप किस एंगल से काम करते हो। मैंने उसके सारे फैक्ट्स उनको भेजे। पैलेस ऑन व्हील्स पे रेड हुई थी CBI की, आई थिंक 20 साल तो हो गए, और राजस्थान में, और वो इंटरनेशनल न्यूज़ बनी थी क्योंकि ये जो पैलेस ऑन व्हील्स की जो हमारी बुकिंग आती है वो इंटरनेशनल ज़्यादा आती है, नेशनल उसमें कम होते हैं जो टूरिस्ट होते हैं। और इतनी बदनामी हुई थी ये गलत रिपोर्टिंग के कारण। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये फैम ट्रिप थी जर्नलिस्ट की, जिसको 3 डेज़ फैम ट्रिप वो फ्री देते हैं, RTDC की ओर से मिलता है जर्नलिस्ट के लिए, और उसको किसी पॉलिटिकल उसमें वो गड़बड़ हो गई कुछ, और उसको एक एंगल दे दिया गया था और CBI की उस पर रेड डाल दी गई। उसमें जितने जर्नलिस्ट थे सब के ऊपर केस, और ये कहा गया कि ये फ्री में जा रहे हैं, इनके पास टिकट नहीं मिली। और ये इंटरनेशनल हमारी जो है ना बदनामी हुई थी कि इंडिया के जर्नलिस्ट बिना टिकट के थे और बाहर के भी थे, क्योंकि जो इंडिया में जो इंटरनेशनल जो मीडिया पर्सन थे वो भी थे उसमें। तो इतना ज़्यादा इन्होंने बदनाम कर दिया था। मेरे पास इंटरनल जो थे वो पेनिट्रेशन था डिपार्टमेंट के अंदर, CBI के बावजूद मैंने 83 से रिकॉर्ड निकाले उसके, और पूरे रिकॉर्ड मैंने कॉपी करके दिल्ली भेजा हेड ऑफिस। उन्होंने उसको नहीं छापा और नहीं माना। मैंने कहा एटलीस्ट आप मेरी स्टोरी तो लगाइए, आप छोड़ दीजिए, चेयरमैन का मैंने उसमें कोट लिया है वो आप लगाइए। आप देखिए कि फैम ट्रिप में एक भी ऐसा नहीं था, क्योंकि ये तो फैम ट्रिप होती है मीडिया के लिए है। अगर इंटरनेशनल मीडिया लिखती है तो उसकी कवरेज आप देखिए कि आपके पास कितना बड़ा मार्केट आता है। और वो जो ऐड देंगे पैलेस ऑन व्हील्स का या डिपार्टमेंट, टूरिज़्म डिपार्टमेंट जिस अमाउंट का ऐड देती है उससे कम अमाउंट का फेयर इन जर्नलिस्ट का लगता है। आई थिंक वो 1,20,000 पर हेड का वो उस वक्त था फेयर, अभी तो शायद 4-5 लाख पर हेड होगा। तो मैंने कहा आप वो भी कंपेयर करके देखिए कि ये क्यों चल रहा है और आज तक चल रहा है। उन्होंने उसको बिल्कुल रिजेक्ट किया। मुझे कहा आप बिल्कुल नॉनसेंस लिखते हो, स्टोरी तो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन आपका एंगल बहुत जहाँ गलत लग रहा है। मैंने कहा आप प्लीज़ लगाइए, अगर आपको लगता है बाद में CBI हटेगी यहाँ से, आप फाइल्स दिखवा लीजिएगा किसी को भेजकर दिल्ली से, आप उसको बाईलाइन लगाइए, और अगर कहीं कोई गड़बड़ लगती है बाद में तो आप मेरी नौकरी से मुझे बाहर कर दीजिएगा। मतलब आप देखिए, एक नाम के लिए, एक स्टोरी के लिए मुझे नौकरी भी दांव पे लगानी, सिर्फ इसलिए कि मैं एंथुसियास्टिक थी और सिर्फ इसलिए कि मैं सही थी। तो पहली चीज़, आपको स्टोरी कैसे करनी है आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप अड़ के खड़े रहिए,
ये मत सोचिए कि वो क्या बोलेंगे और मुझे दबा देंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी। एक जगह जाएगी, आप दूसरी जगह ट्राई करिए। वेंचर्स बहुत हैं, आप जिस दिन डर जाएंगे ना उस दिन आपको मरना पड़ेगा। एक और स्टोरी की बात मैं अगर इसके साथ कर लूँ, एक स्टोरी थी भंवरी देवी की। ये बड़ा पुराना कांड है। भंवरी देवी आई थिंक 25 साल पुराना है ये वाक़या। उसका एक रेप केस था और पास के गांव का था। इसके केस में ये हुआ था कि मैंने सारी जो इसके फैक्ट्स थे वो तो सारे मैंने जुटा लिए, लेकिन कुछ मेरे पास जो ज़रूरी और होने चाहिए थे कागज़ डील के, इनके वो नहीं थे। डील क्या थी, इस स्टोरी इनको कुछ NGOs इनको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि जब भी महिला के साथ कुछ घटना होती है तो वहाँ का महिला थाना और NGOs उसको आगे लेके जाते हैं उस केस को। बाद में मुंबई वालों ने की नज़र पड़ी, मोस्टली ऐसे केसेस पे फिल्में बनती हैं। जगमोहन मुंदड़ा ने एक फ़िल्म बनाई बवंडर। उस बवंडर में जब भंवरी देवी को मिलाया गया, नंदिता दास उसकी एक्ट्रेस थी जो उसमें बनी है, भंवरी देवी का रोल किया था। ये बहुत बड़ी डील हुई थी, एक पैसे की डील होती है। जब किसी से स्टोरी ली जाती है रियल लाइफ की तो पैसे की डील होती है। इसमें पैसे की हेरा फेरी हो गई थी, भंवरी देवी तक पैसा पहुंचा नहीं था पूरा, ये मुझे सुनने में आया था। लेकिन मेरे सामने ये डील नहीं हुई, रिटन में ये डील नहीं होती, तो मेरे पास कोई पेपर नहीं थे। इसके बारे में जब मैंने लिखा तो NGOs को बहुत प्रॉब्लम हुई। उन्होंने मेरे पास एक 5 लाख के मानहानि का दावा ठोक के भेज दिया, अपने वकील से एक कागज़ भिजवा दिया। अब मुझे समझ में नहीं आया, मेरे पास सीधा नहीं, उन्होंने पहले मेरे एडिटर को भेजा, चीफ एडिटर को दिल्ली में भेजा, वहाँ से उन्होंने मेरे पास भेजा कि आप इसका जवाब दीजिए। उनके पास बहुत बड़ा लीगल सेल है। मैंने कहा आप लड़िए इसके लिए, मेरे पास जितने फैक्ट्स आएंगे मैं निकाल के आपको प्रोवाइड करती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, स्टोरी आपने की है, आपको ही लड़ना है। जो यहाँ की लीगल सेल बैठी है वो मैं एडिटोरियल डिपार्टमेंट में मेरी जो चीज़ें होती हैं उसके लिए, आपके लिए नहीं है। मेरी आंखें फटी रह गईं। मैंने कहा अगर मैं इस तरह की स्टोरीज़ करती हूँ तो आगे से मैंने ये सोच लिया कि मुझे इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है। मेरे पास फैक्ट्स हैं भी, अगर मेरी जानकारी में है, लेकिन हाथ में डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो मैं वो स्टोरी नहीं करूँगी। एडिटर का कितना भी दबाव है मैं नहीं करूँगी, क्योंकि वो आगे आकर मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। वो आगे प्रेशराइज ऐसी स्टोरीज़ के लिए बहुत करते रहे, मैंने नहीं ना कर दिया। और इसकी वजह ये इस तरह की साल भर में मुझे वीकली रिपोर्ट जमा करनी होती थी। साल भर मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ना होती थी, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा ना होती थी, और अल्टीमेटली जो मेरा इंक्रीमेंट ईयरली होना चाहिए नहीं होता था। लेकिन इस भंवरी देवी वाले जो स्टोरी थी, इसमें अंत में ये हुआ कि मैंने उस एक लीगल एडवाइज़र से बात की। उन्होंने कहा चलो मैं आगे और एडवाइजरी के लिए एक सीनियर एडवोकेट के पास ले चलता हूँ, और मैं वहीं गई जिन्होंने भंवरी देवी के अक्यूज़ का केस लड़ा था। उनसे बात की कि आप बताइए कि मुझे इसमें कैसे करना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मानहानि का आज तक कोई दावे का कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया है, पहली चीज़। तो आज तक भी जितने मानहानि के लोग दावे ठोकते हैं वो बस दावे तक रहते हैं, तो इसलिए इसकी हियरिंग कभी नहीं होनी है, आप चिंता मत करिए। और दूसरा एंगल उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो वकील है उसने आपको डायरेक्ट चिट्ठी लिखी है आपके एडिटर को, उन्होंने कोर्ट के थ्रू लेटर नहीं भिजवाया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोर्ट में जब आएंगे और इसकी हियरिंग होगी तो चाहे आपके पास फैक्ट्स हों या नहीं इसके, लेकिन उनकी बहुत सी कलई खुल जाएगी जब उनकी इंक्वायरी स्टार्ट होगी। तो आपकी तो नौकरी चली जाएगी, आपका एडिटर तुरंत बाहर कर देगा कि इसने फेक स्टोरी लिखी है, लेकिन उनकी भी इंक्वायरी होगी और उनके तो दफ्तर में ताले लग जाएंगे, इसलिए वो नहीं आएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आपको करनी है स्टोरी, दिमाग को खुला रखना है और एक्सप्लोर करना है। आपके पास एक आई कार्ड है तो आप ये मत समझिए कि मुझे ड्यूटी मिल गई है, स्टोरी असाइन कर रही है और करना है, नहीं। आप एक्सप्लोर करिए और खुद कर देखिए, जानिए, रिस्क लीजिए, लेकिन रिस्क अपने आप को सेफ रखते हुए। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली बहुत से सवाल जो होते हैं, सवालों की मशालें जलती है, एक चिराग को बुझाने की कोशिश होती है ना, तो एक नई मशाल जलती है। और मैम ने नौकरी छोड़कर अपना खुद का फोर्टनाइटली अखबार निकाला जिसका नाम है द डेजर्ट ट्रेल। हम किरण किंडो के पास आते हैं। किंडो
दैनिक भास्कर में रिपोर्टर है और डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंस में ट्रेंड हैं। किंडो, मेरा आपसे एक सवाल है। इंट्रोडक्शन मैंने जल्दी इसलिए दिया ताकि मैं सवाल पे आ सकूं। डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंस के कोर्स में आप कुल 26 लोग थे और 7 लड़कियां थी, राइट? आपसे पहले भी बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट ने एक कोर्स किया होगा जो राजस्थान में बेस्ड है। आपकी डिफेंस रिलेटेड स्टोरीज पे बायलाइन क्यों नहीं आती? आपकी खबरें फ्रंट पेज पर क्यों नहीं आती? सो 2018 में मैंने डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया था। ये डिफेंस मिनिस्ट्री करवाती है। जब मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताना चाहूँगी, 2013 के आसपास मैंने भास्कर ज्वाइन किया था। तो भास्कर ज्वाइन करने के बाद ये था कि मैं हमेशा से डिफेंस कवर करना चाहती हूँ। बचपन से देखा था, दिल्ली में है, आप हमेशा लाल किले पे झंडा देखते हैं तो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ करना है। तो मुझे लगा कि इस प्रोफेशन में है तो उस तरीके से करते हैं, कवर करते हैं। तो कोर्स करने के बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, डिफेंस की हम बात कर रहे हैं, उसको हम समझे कि किस तरीके से हम नेशन सिक्योरिटी की जो बात करते हैं किस तरीके से उसको कवर किया जाता है, कैसे देखते हैं। तो कोर्स के टाइम पे 26 में से 7 कैंडिडेट्स थे हम लोग, जो फीमेल जर्नलिस्ट थी, अलग अलग डिफरेंट स्टेट से थे। तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी बात जो मुझे नज़र आती है, हम सभी के सभी जो थे अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, ये प्रॉब्लम उन सबके साथ भी है। आप बड़े से बड़े न्यूज़पेपर का नाम लीजिए, चैनल का नाम लीजिए या वेबसाइट का नाम लीजिए, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगी, सभी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं। बट जब हम नाम की बात करते हैं, जब हम क्रेडिट की बात करते हैं, जैसा कि मैम ने बताया भी था, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम जी जान लगा के हम फील्ड पे जाते हैं, फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड स्टोरीज़ करते हैं। कई बार ऐसा होता है जब बीइंग अ लेडी, बीइंग अ फीमेल जर्नलिस्ट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ऐसी सिचुएशंस आती है जब हमें लगता है कि हम सेफ हैं या नहीं हैं। और कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ में एक ना एक बार ऐसा सिचुएशन हुई होगी, मेरे साथ भी हुआ है। बट हम उन सबको इग्नोर करके हम स्टोरी लेकर आते हैं और फिर जब आप एंड ऑफ द डे देखते हैं कि उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए उसको, और क्रेडिट की बात है, जो नाम मिलना चाहिए जो नहीं मिलता, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो एफर्ट किया सही किया, करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो ये एक स्ट्रगल है, फीमेल जर्नलिस्ट के साथ ये स्ट्रगल है। एंड आई डोंट नो, आई थिंक सिचुएशन जल्दी ठीक हो जाएंगी और आई थिंक ठीक हो जाए और हम सबको हमारा क्रेडिट मिल पाए, वो जगह मिल पाए बेसिकली। हाँ, क्योंकि जगह मिल पाए। मुझे नहीं लगता कि आईएमसी में या किसी भी जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट में आपकी टेक्स्ट बुक्स अलग अलग होती है। इज इट शेडेड इन ब्लू एंड पिंक? आपको लगता है कि जो आप टेक्स्ट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो अलग हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब हम वहाँ पर एकदम पैरिटी रखते हैं तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम खबरों का वो जो लेंस है जो आपने ज़बरदस्ती पहनाया हुआ है महिला और पुरुष का, आप उसको हटा दीजिए। हम वी आर हैप्पी बीइंग जर्नलिस्ट, विमेन जर्नलिस्ट भी मत बोलिए आप, वी आर हैप्पी। मेल जर्नलिस्ट को कितना बोलते कि ओ हेलो मेल जर्नलिस्ट, हाउ आर यू एंड ऑल। नो, वी डोंट नीड दैट आइडेंटिटी, वी हैव कम इन दिस प्रोफेशन विद अ पैशन, तो क्यों ना हम उसको अडॉप्ट करें। हमारे साथ श्रेया खेतान भी है। Shreya has worked with Wall Street Journal also, और श्रेया अब India's Pen के साथ सीनियर एडिटर हैं। एंड इनकी जो डिजिटल की दुनिया है, क्या उसमें भी ये जेंडर का फासला है, एक दायरा है, या श्रेया वो दुनिया बिल्कुल अलग है, वो अलग तरह से फंक्शन करती है? तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ इंडियाज़ पेन पे, हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं। काफ़ी कुछ हमारे रिपोर्टर्स जिस तरह वो बोले, एक शहर, छोटे शहर, बड़े शहर का डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस डिजिटल मीडिया जो ज़्यादातर पढ़ने में आती है इंग्लिश वाली, वो सब बड़े शहरों में बेस्ड है। हमारे लिए क्या अलग एक हो जाता है, वो एक तरह से प्रिविलेज ही मानिए, विच इज़ अ प्रिविलेज दैट इवन आई हैव हैड सिंस आई बिकेम अ जर्नलिस्ट. I was able to choose where I was working and in what conditions I wanted to work. So when I started, I actually worked under a female editor. I started working under a female editor, and I got opportunities that
I don't think other people in a small, not in a small city, in a daily newspaper would have gotten. I got a chance to cover issues that were being published in an international newspaper, in the Wall Street Journal, being a trainee reporter at that point. I got a chance to assist on first page stories for an international publication. So I think what happened there was that I was not bound by the fact that there were senior journalists above me who had a say in what I was covering. It was very, very open, and I could choose what I wanted to do. And I was able to directly reach out to the main heads and suggest my ideas and get those approved. After that, today, of course, I'm an editor at India's Pen, but before that, I was reporting at India's Pen, and I've been here about 6 years now. When I started off, I again got the assistance of an editor who did not see gender at all. We were actually at that point 3 women. The main reporters were 3 women who were covering everything. It was hard news, so it was development news, sanitation, health, education, agriculture. It was 3 women journalists covering the entire bandwidth of news at that point. So I got an opportunity to travel. Safety issues, like they've mentioned, they're always there. So I remember, for instance, I was covering education in Bahraich in Uttar Pradesh, which is again something that a small city reporter will think, will they allow me to even go over there and report when there are other reporters already over there? Probably a male reporter who's already covering the area. So I got that opportunity to go there. Now there was only one hotel to stay over there. No woman in sight. No woman was working over there. The owner was, of course, a male. Everyone around, nobody over there. I was traveling alone. I did not have the luxury to have a photojournalist with me and all of those things. So it is always there at the back of your head. At the end of the day, you're spending 3 nights at that hotel alone. You have access to nobody in a way at that point in time. And that is something that women journalists just have to grapple with because of the state the country and honestly the world is in. I don't think that's going to change tomorrow. I don't think that's going to change in the next 10 years. What helps over there is if the institution, the place you're working with supports you. They knew where I was, they knew where my booking was, they had connected me to local journalists that they knew. So I could be in touch with somebody and I could reach out to somebody over there. So that I think is very, very important, even when you're choosing organizations. Go with somebody who will support you through and through. The other thing is you have to, at some level, take a little bit of risk. Without that, you won't get the story you want to do. You won't be able to enjoy your work. If you stop yourself every minute thinking what's going to happen, you'll always, you won't get the best out of the story. This was another instance when I was covering a story on tuberculosis. The story was not risk prone per se. It was about a new program that the government, it's a currently running program. At that point, it was a pilot program on giving private sector patients TB medication, which earlier were only for people who would get treated in the government sector. So I'd gone to see how that was working, whether it was having an effect or not. Now, while I was at the TB center in Gujarat, in Mehsana, they told me that they had been looking for a patient in the private sector who was a nomad, their way of life was a nomad, and that they had found that person. He was in the outskirts of the city, and if I left with them at that very moment, I would be able to find that person with them and figure out where they were and whether the program had helped them or not, because it was for these people who were, not really at one place, not getting treatment from a government center. So I could have said, no, I don't know where you're going. I didn't have a vehicle. Of course, I was in another city, which is not the city I live in. I was like, okay, I'll go with you. I got on the bike of this person and they took me to wherever they had found this person. I just decided to take that thing, knowing that, the head of this place knows that I've been over here. They know I'm going with them. My organization knows I'm going with them. And I got that story and I won an award for that story that year. So you have to take some risk, but of course, I would say take, as everyone has already said, take the risk that you're willing to take and take it with all the support of the organization. With digital, the other thing is there is a little less of that gender treatment of reporters than there is at
in print, and even in TV. I think TV is a completely different beast, which I am not even familiar with that much. So there are opportunities in digital, plus a lot of digital organizations commission stories to freelance journalists, and because I also do the commission, I've seen that a lot of these stories actually come from women who pitch to us, and we are more than happy to give them the go ahead, and they go out and report on the field. And that point, we are not thinking, whether it's a male journalist or a female journalist. The story is good, the pitch is good, go ahead and do it, and we'll support you for that. So I think that little ray of hope is there in digital organizations. A lot of the bigger ones, of course, have women who are managing at editor roles. So of course, that opens up a lot of doors for other women. थैंक यू श्रेया. सो ये लड़ाई सिर्फ बायलाइन या बीट्स की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ पे पैकेजेस की नहीं है, उसमें वेरिएशन की नहीं है, ये लड़ाई कुछ मौक़ों की है, और ये लड़ाई भी नहीं है. मौके होने ही चाहिए, और अगर मौके दिए नहीं जाते तो लेने चाहिए. और कई बार क्या होता है, जब हम एक सप्लीमेंट के लिए काम करते हैं जिस पे एक लाइफस्टाइल, अप मार्केट, अपवर्डली मोबाइल सप्लीमेंट होने का टैग लगा हो, तो कई बार वो जो मौके मेन बुक में होने चाहिए वो आपको बहुत आसानी से नहीं मिलते. इसलिए नहीं कि आप में कुछ कमी है, लेकिन आपको फिर एक लेंस से देखा जाता है कि ये फील गुड स्टोरीज़ के लिए ठीक हैं, मतलब अच्छा कर लेंगी. रियल एस्टेट एक्सपो कवर करना है तो बहुत ही अच्छा कर लेंगी. लाइफस्टाइल की एग्जिबिशंस एंड ऑल बहुत अच्छा कवर कर लेंगी. इंटरव्यूज़ बहुत ही अच्छे कर लेंगे. लेकिन व्हेन इट कम्स टू हार्डकोर जर्नलिज्म, तब वो मौका मुश्किल से मिलता है. मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद होते, मिलता है, मुश्किल से मिलता है. और जब आप खुद को साबित कर देते हैं तो वो विश्वास जो एक बनता है उसकी फिर कड़ियाँ बनती हैं आगे, फिर उसकी मिसालें दी जाती हैं. सो हमारे पास दैनिक भास्कर से ही बकुल महेश है. बकुल वैसे सिटी भास्कर के लिए काम करती है, लेकिन अभी इनकी एक खबर बहुत चर्चा में रही. बकुल, आप उसके बारे में बताइए. मैं 7 ईयर्स से दैनिक भास्कर में हूँ, बट 7 ईयर्स बाद मेरी खबर फ्रंट पेज पे आई, ऐसे कह सकते हैं. और आई हैड कोल्ड फीट. मुझे जब हमारी कंडीशनिंग है, मैंने सबको सुना, बट हमारी कंडीशनिंग है कि जब मुझे मेरी स्टेट एडिटर ने खबर दी कि ये करनी है, आई हैड कोल्ड फीट. आई सेड मुझे क्यों दी है, अब मुझे करना भी पड़ेगा, कुछ हो जाओ मुझे खबर करनी ना पड़े. आई वॉज दैट स्कैर्ड. मैंने जर्नी की. इट वॉज बेसिकली राजस्थान की कुप्रथाओं पे थी कि महिलाएं कितनी परेशानी में हैं, कहाँ किस कंडीशन में है वो, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं. कितनी प्रथाओं से वो मर भी जाती हैं, हमें पता नहीं चलता. अखबार तो बहुत दूर की बात है, उन तक कोई इंसान भी नहीं पहुंच सकता. सो व्हेन ऑफकोर्स जब मुझे स्टोरी मिली तो मेरे को लगा कि पहले मैं ट्रैवल कैसे करूँगी, ऑल दोज क्वेश्चंस जो बहुत ऑब्वियस है. और शायद यही हमारी कंडीशनिंग है, यही हम इस तरीके से बड़े किए गए हैं कि मुझे वो था कि व्हाट इफ समथिंग हैपन्स, कुछ हो गया रास्ते में, तो वो हमारी कंडीशनिंग है. एंड सेकंड थिंग, नहीं हुआ तो क्या होगा. मतलब मेरे को ये लग चुका था कि मैं अगर नहीं करके आई, आई एम आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे करना ही है, कैसे भी करूँ. सो आई वेंट विद माई फोटोग्राफर, फोटो जर्नलिस्ट, एंड वहाँ गए हम. 2 क्वेश्चंस मेरे पूरे रास्ते मेरे दिमाग में थे कि नहीं किया तो, और वो महिलाएं नहीं बोली तो, वो भी महिला है, तो मुझे समझ में आ रहा था कि मैं कुछ पूछूंगी और वो नहीं बोली तो क्या होगा. बट एनीवे हम वहाँ पहुँचे, देन वी स्टार्टेड वर्किंग, एंड आई मेट लॉट ऑफ विमेन देयर, गरासिया समाज की. और उन्होंने मुझे एक्चुअली मेरी लाइफ का बिफोर एंड आफ्टर दिया. आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन व्हेन आई केम बैक. बहुत चीज़ें मुझे असर करना बंद कर गई. एंड उन्होंने मुझे वही चीज़ कही कि हमें लगा था कि कोई पुरुष आएगा स्टोरी करने के लिए, बट एक महिला आई है, सो चीज़ें बदल रही हैं. एंड ये सेशन भी उसका एक जवाब है कि डेफिनेटली चीज़ें बहुत बदलनी बची हैं, बट काफ़ी कुछ बदली है, तभी हम 5 जने यहाँ पे हैं और काफ़ी लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. सो येस, इट टुक 7 years, एंड आई थिंक हम सब के लिए कुछ होता रहेगा और हमें अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी. So this is what is media and journalism all about. लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आप सबसे कि क्या जो सोर्सेज आप यूज़ करते हैं या
जो भी आप खबरें करते हैं, उसका जो आप डेटा लाते हैं, क्या आपसे सवाल किया जाता है, सवाल उठाया जाता है और आपको लगता है कि नहीं, जब पुरुष कोई स्टोरी करते हैं तो उनसे इतने क्रॉस चेक नहीं होती चीज़ें, एडिटर्स इतना रिस्क उन पे ले लेते हैं जितना वो आप पर शायद नहीं लेते, या आपको ये सुनने को मिलता है कि नहीं, आप शायद ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगी, आप तो कुछ और कर लीजिए, इसका हल्का फुल्का वर्जन कर लीजिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए तो मैं किसी और को भेजूंगा। नहीं, बिल्कुल, ये तो हमेशा होता है। और जब से मैं आई, मेरा हमेशा ये रहा कि मैं कुछ इन्वेस्टिगेटिव करूं, कुछ चीज़ निकाल के लाऊं। जैसे एक खबर थी कंप्यूकॉम, जब कंप्यूटर एजुकेशन स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो सारे अखबारों ने खबर लगाई कंप्यूकॉम को, उसने एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये टेंडर दिया था स्कूल्स में कंप्यूटर लगाने का, सब जगह ये खबर आ गई। मैंने कहा ये तो खबर है, इसके पीछे क्या, कुछ तो निकलेगा, उन्हीं को क्यों मिला। बहुत सारे कंप्यूटर की और कंपनीज थी, तो थोड़ा सा मैंने ढूंढा, कोशिश की, एजुकेशन डिपार्टमेंट वेबसाइट्स वगैरह उस समय नहीं थी इतनी कि जिनसे आप चीज़ों को निकाल सको, लेकिन मैंने कागज़ ढूंढे, निकाले, जो टेंडर निकला था उस टाइम, और जब कंप्यूकॉम को मिला जब वो काम, बाद में टेंडर चेंज कर दिया गया, उसमें जो टर्म्स थे, कंडीशंस थे, वो उसके अकॉर्डिंग कर दिए गए, क्योंकि उनकी इंटरनल सेटिंग हो गई, इन्हीं को टेंडर देना है। आप देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स सारे स्टेट के, और इतना बड़ा टेंडर है करोर्स में, तो मेरे हाथ में दोनों टेंडर आ गए। मैंने वो टेंडर्स आने के बाद, उनकी कॉपी आने के बाद मैंने उनको स्टोरी भेजी। पहले तो यकीन नहीं हुआ कि तुम कर सकती हो। मैंने कहा से इतने सारे पुरुष बैठे हैं इस फील्ड में, तुम कौन से 30 मार खाओ जो तुम निकाल लाई। लेकिन फैक्ट्स थे साथ में, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे, तो मना तो कर नहीं सकते थे उस स्टोरी के लिए। लेकिन जैसे मैंने वो स्टोरी उन्होंने लगाई, उसके बाद दंदनाता हुआ उनके पास एक लेटर पहुंचा, और वो लेटर फिर उन्होंने मुझे फॉरवर्ड कर दिया कि आप इसकी लड़ाई लड़ो। लेटर क्या था, ये महिला तो मुझसे कभी मिली ही नहीं, ये रिपोर्टर तो स्टोरी के लिए मेरे पास ही नहीं आई, और इतनी बड़ी रिपोर्ट मेरे खिलाफ कैसे लगा दी। सवाल, अब ये जवाब तो मेरा एडिटर ही दे सकता था, मैं उससे मिलूं या ना मिलूं, इसका ये पूरे गेम से क्या वास्ता है। टेंडर कुछ और था, आपके फेवर में दूसरा टेंडर चुपचाप निकाल के इंटरनली सब कुछ चेंज किया गया। ये मेरे चीफ एडिटर ऑफिस में बैठ के उसको क्यों नहीं जवाब दे सकते थे कि मुझे क्यों भेजा, और उनको खुश होना चाहिए था कि ये स्टोरी मैंने निकाली है, और वो मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा इससे बात करो, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, उसे भेज दो आप मेरे पास। तो ये चीज़ होती है कि मैं क्यों फेस करूं उसे। आपने स्टोरी असाइन, जब मैंने मांगा था असाइनमेंट, आपने अप्रूव किया, आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आप सीधा उसको जवाब दीजिए। आप मुझसे उसको लड़ाई करने के लिए क्यों भेज रहे हैं। मेरी उसके साथ पर्सनल कोई भी मेरी लड़ाई नहीं है, ना कोई शिकायत है, अभी भी मैं पर्सनल नहीं हूँ। लेकिन बस वो आप, क्योंकि आप उनके साथ सीधा सामने आएंगे, लड़ाई करेंगे, तो बीइंग ए लेडी आपको बहुत चीज़ें और भी फेस करनी होंगी। तो मैं कभी मिलने नहीं गई। इसके अलावा एक स्टोरी की मैं बताऊं, उस स्टोरी के लिए तो मुझे अप्रूवल ही नहीं मिला, लेकिन वो मैंने की। और वो ऐसी स्टोरी थी कि कंप्यूटर के ही शुरू हुए थे कोर्सेज, तो उसमें कुछ ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए लघु उद्योग विभाग ने वो निकाला था, एजेंसीज़ कुछ डिस्ट्रीब्यूट की थी, और उन महिलाओं के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट था गवर्नमेंट की तरफ से। और वो कंप्यूटर सीखें, और सीखने के बाद इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, वो उनको 0 इंटरेस्ट पे उनको लोन देंगे, और उससे वो अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। तो मुझे लगा कि इसमें मुझे जाना चाहिए, और मैं एक जनरल लेडी बन के, और नॉर्मल कपड़े जैसे वो ज़रूरतमंद महिलाएं दिखने लायक कपड़े पहन के, और मैं जाकर मैंने वो एडमिशन ले लिया। सबसे पहली चीज़, मैं MSc हूँ, और मैंने मास कॉम किया हुआ है, PG डिप्लोमा, लेकिन उनको उससे कोई मतलब नहीं था। मैंने 10th 12th का जो सर्टिफिकेट मांगा था वो लेकर, और यही उसकी क्वालिफ़िकेशन थी मिनिमम, आराम से मुझे एडमिशन दे दिया। क्लासेस शुरू हुए, उसके बाद मुझे दिखने लगी कि क्या क्या यहाँ चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला आई कार्ड बनाने का टाइम आया, तो उन्होंने कहा 10 रुपये दो, आई कार्ड बनेगा। मैंने कहा आई कार्ड तो फ्री है, तो बोले नहीं प्रिंटिंग होती है। और उस वक्त जो आई कार्ड के जो केस थे वो छोटे डायरी लाइक होते थे, फोल्डर जैसे, तो वो बोले इसके तो पैसे लगेंगे। मैंने कहा ठीक है,
₹2 का मिलता था या ₹1 का बाज़ार में। तो मैं लेकर आई, 98 की बात है, मैं लेकर आई, मैंने कहा अब मुझे इसमें आई कार्ड डाल दें, मैं पैसे नहीं दूंगी। इसके बाद मैंने देखा कि जो सीनियर्स बैच की जो गर्ल्स थी, लेडीज़, वो रोज़ चक्कर लगा रही हैं, उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। और सर्टिफिकेट इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उनसे कमीशन चाहिए। वो कमीशन जो ये सर्टिफिकेट जमा करने के बाद इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जमा करने के बाद जो उसके बिहाफ में लोन मिलेगा, वहाँ से उनको कमीशन चाहिए था। तो मैंने कहा अच्छा ये बात है, ठीक है। तो उन लड़कियों से बात की, मैंने कहा मेरे साथ आओ, बोले हम नहीं आ सकते, नहीं तो हमें नहीं मिलेगा ये सर्टिफिकेट। मेरे साथ क्लास की जो लड़कियां थी, मैंने उनसे कहा, 3-4 मेरे साथ थी। फिर मेरी फ़ाइट बढ़ी, मैंने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को लेटर लिखा। इंडस्ट्री से फिर बाद में खबर लगी, किसी ने एक न एक बंदा आपको कहीं भी मिल ही जाएगा जो आपको फेवर करे। उसने एक लैंडलाइन पता नहीं कहाँ से, फ़ोन मेरे पास नहीं था, मेरे रिलेटिव का घर के बगल में सेम हाउस नंबर से वो नंबर फ़ोन का था। उन्होंने हाउस नंबर देखा, मेरा एड्रेस देखा और वहाँ कॉल किया। उनसे उन्होंने बताया आपका लेटर दबा दिया गया है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। बोले मैडम आप कुछ और करो। अब ये बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन आपको दिखना चाहिए कि इसमें गड़बड़ कितनी बड़ी है और रास्ता कैसे निकलेगा, ये आप ही को सोचना है। इसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं रास्ता निकालती हूँ। मैं एंटी करप्शन ब्यूरो चली गई। आप ये देखिए, नए नए मीडिया में आई हूँ और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट क्या काम करता है आपको पता है, कितने बड़े घपले घोटाले। लेकिन मैं गई, मैंने कहा रास्ता उधर से ही निकलेगा। मैंने जाकर वहाँ और एक रिटन में एप्लीकेशन दिया। तो पहले उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, हुलिया देखा, बोला आपको पता है कि यहाँ पे ये चीज़ें डील नहीं की जाती। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़रूरतमंद हूँ, पैसे भी नहीं हैं और बिहार से हूँ। हस्बैंड क्या करता है तुम्हारा? मैंने कहा वो कंप्यूटर टाइपिंग करते हैं, मैं कंप्यूटर कोर्स सीख के इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग करते हैं, मैं कंप्यूटर कोर्स सीख के कुछ थोड़ा सा फैमिली को इंटरप्ट सपोर्ट करूँ, थोड़ा सा करूँगी। इंटरप्ट करूँ, सिर्फ 2 मिनट बचे, हम थोड़े सवाल और ले ठीक लेते है, हैं। तो इसको मैं कंक्लूड कर लूँ। हाँ जी। तो मैंने कहा कि ये चीज़ ऐसी है कि मुझे तो चाहिए। बोले मुझे आपसे बड़ी सहानुभूति है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ये एक लेटर आपने दिया है तो ये यहाँ रजिस्टर हो गया, इसको मैं डिपार्टमेंट भिजवा दूंगा। बस मेरी तो वहाँ से समझ लो कि लॉटरी लगनी होती है, बस मुझे यही चाहिए था। डिपार्टमेंट में गया और वहाँ खलबली मच गई, क्योंकि जो ऑन पेपर जो चीज़ आती है और रजिस्टर होती है उसका उनको जवाब देना पड़ता है। और इसके बाद वहाँ गए, उन्होंने जाके वो जगह ताले लगवा दिए, वो बंद हो गया। लेकिन मेरे यहाँ ये स्टोरी नहीं लगी। तो ये भी कुछ ऐसे अचीवमेंट हैं जिसके बारे में बात करना या ना करना एक बराबर है। लेकिन ये है अमृता मौर्य जी, और आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि रवीश कुमार जी इन्हीं के बैच से हैं। अच्छा, मेरा एक बहुत मैं यहाँ आने से पहले कुछ स्टूडेंट्स से मैं बात कर रही थी और कुछ सीनियर एडिटर्स जो लीडरशिप पोजीशन में हैं उनसे भी बात कर रही थी। तो मैंने जब उन लीडर्स से बात करी कि आप महिलाओं को किस तरह की बीट्स देते हैं, तो उन्होंने बोला ज़्यादातर धर्म समाज देते हैं, महिला बाल विकास, लाइफस्टाइल तो उन्हीं का अधिकार वाला क्षेत्र है तो वो तो देते ही हैं, और बाकी कुछ कुछ जहाँ जहाँ जगह होती है इवेंट्स में तो उन्हीं की महारत है तो उनको वो भी देते हैं। अब मैंने और मैंने पूछा कि क्राइम, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ जो हैं, पॉलिटिक्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, विधानसभा है अपने आप में, वहाँ पे क्यों नहीं उनको मौका मिलता? तो उन्होंने बोला नहीं, वहाँ तो ऑलरेडी हमारे पास रिपोर्टर्स हैं। और जब मैंने यही सवाल यंग जर्नलिस्ट से पूछा जो गर्ल्स हैं, मैंने बहुत सारे जो राजस्थान में अभी भी महिलाएं काम कर रही हैं, हमारे यहाँ एक क्राइम रिपोर्टर भी हैं जो महिलाएं, जो बहुत अच्छी बात है, और एक एडिटर भी हैं जो महिलाएं, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, हम तो एक्चुअली क्राइम, इन्वेस्टिगेशन, पॉलिसी, डेवलपमेंटल इश्यूज़, हम इस पे काम करने आए थे। हम सिर्फ विमेन सेंट्रिक इश्यूज़ पे काम करने के लिए नहीं आए थे। हम सैनिटरी पैड्स पे कर सकते हैं खबर, हम टैबू इश्यूज़ पे कर सकते हैं, हम कुरीतियों पर भी कर सकते हैं, कुप्रथाओं पर भी कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स पे भी कर सकते हैं, हम कैवलरी पर भी कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए किंडो कि आप किस सोच के साथ आई थी, और बेसिकली ये चीज़ें बदलेंगी कैसे? क्योंकि उम्मीद तो बहुत है, क्योंकि बहुत से एडिटर्स बहुत जेंडर न्यूट्रल भी हो रहे हैं तेज़ी से। बिल्कुल, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, थोड़ा सा विश्वास कीजिए। आपकी जो फीमेल जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, आप ही की टीम में जो साथी है, वो लाइफस्टाइल तो कर सकती है,
वो रेप विक्टिम्स का इंटरव्यू कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट स्टोरी है, इंटरव्यू कर लेगी, हो जाएगा। महिला है, बच्ची का इंटरव्यू कर लेगी आराम से, कंफर्टेबल होगी, कर लेगी, ठीक है, हम कर लेंगे। लेकिन मुझे ये जानना है, आप थोड़ा सा क्या हम पे विश्वास जता पाएंगे कि आपकी फीमेल रिपोर्टर आपको उतना ही बेहतर या शायद उससे ज़्यादा बेहतर, आपके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलने से हम और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे? सिर्फ इतना कहना चाहूँगी। बिफोर आई कम टू श्रेया, क्योंकि प्रिंट मीडिया का एक मैं इनपुट बकुल से भी क्विकली ले लेती हूँ। आई थिंक बकुल ऑलरेडी हैज़ अ माइक, सो वी आर। जितना मेल रिपोर्टर्स प्रिपेयर करते हैं, हम शायद उससे थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर करके जाते हैं, क्योंकि हमें हार का डर होता है कि अगर हम नहीं कर पाए तो हम यही क्वेश्चन आएगा, महिला है इसलिए कर नहीं पाई, रो दी होगी या फिर इवेंट पे लेट पहुंची होगी या स्टोरी पे लेट पहुंची होगी। वी प्रिपेयर वेल, बेटर देन मैन। दैट्स एटलीस्ट हम जो बैठे हैं, हम डेफिनेटली ज़्यादा प्रिपेयर करके पहुंचते हैं। और जो ये नोशंस है ना कि हम रो देंगे बात करते हुए या फिर हम थक जाएंगे, ये सिर्फ तभी प्रूफ हो पाएगा जब हमें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। So opportunities opportunity is मिलनी बहुत चाहिए। important है। And let's come to Shreya. Shreya, what do you think should be taken from the digital world ताकि ये जो print की दुनिया है और उसमें जो ये जर्नलिज्म में जेंडर बायस हमें दिखता है, वो हम पिंक और ब्लू के शेड्स हटा सके? Let's talk black and white. So I'm not saying that digital is all everything that is right, but when you're comparing with the daily newspaper, yes, I would say of course, I think women journalists themselves are fighting for opportunities. At the end of the day, it is in the hands of the editors to give those opportunities. There's only till one level that you can fight on your own. You do need the support. You need the support not only of your editors, but of your fellow women journalists too, of your colleagues, both male and female journalists. And I think that is what will, at the end of the day, change things for all women who are currently wanting to be journalists. Probably a lot of collaboration जहाँ हम हर जगह, because we have to cohabit this world. It cannot be an all male world or an all female world. बस उस collaboration के साथ opportunities and that confidence that नहीं, this journalist will do it, be it a male or a female. Before I throw it open for any questions, in case you have any. Okay, we'll take the questions first. But I would also like to take, because we are all women, speaking about women, and we have a very senior editor here, our national head, Mr. L.P. Pant, who's given opportunities to women, and of course he's taken as a role model there because he's sensitive, sensible. So I would just like to have one input from him कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या जेंडर का कोई इशू होता है या अब वहाँ भी रिजर्वेशन होना शुरू हो जाएगा कि 30% महिला पत्रकार ज़रूर होनी चाहिए। तो पंसर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं यंग जर्नलिस्ट, क्या इनके लिए उम्मीद की किरण है? क्या सूरज उगेगा? तो तुमने बाउंसर मार दिया। वैसे मैं अभी सुन रहा था आप लोगों की डिबेट, लेकिन कुछ मैं 3-4 चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ कि सबके अपने अपने चेहरे हैं और अपनी अपनी दिक्कतें हैं। मेल जर्नलिस्ट है उसकी भी वही दिक्कतें हैं जितनी फीमेल जर्नलिस्ट की दिक्कतें हैं, क्योंकि खबरें उसी चेहरे के साथ आकार लेती हैं, जो चाहे वो रिपोर्टिंग में मेल जाए या फीमेल जाए। तो ये मतलब वो बहुत चीज़ें बहुत पीछे छूट चुकी हैं चीज़ें। दूसरा है कि जो क्राइम जो देखा जाता है वो कहते हैं कि मेल ही हमेशा क्राइम देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कई दूसरे प्रिंट मीडिया के संस्थानों में फीमेल भी चीफ रिपोर्टर हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें इतनी तेज़ी से, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। मंच पे आपने देखा होगा कि 3 जर्नलिस्ट जो हैं भास्कर से हैं, तो इससे रेशियो का पता चल सकता है कि भास्कर के अंदर मेल फीमेल का रेशियो क्या है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और हमने एक पॉलिसी लेवल पे भी हमने अभी वर्किंग शुरू की है कि जो हम हायरिंग करते हैं उसमें 30 से 40% फीमेल होती हैं। तो ये हायरिंग का हमारा जो प्रोसेस है HR का, वो इस रूप में भी है। तो ये डिबेट लगातार टीवी पे, तो जितने भी मंच पे बैठे इनका ही कब्जा है टीवी जर्नलिज्म पे। तो मेल जर्नलिस्ट जो है टीवी मीडिया बहुत वो हो गए, बहुत पीछे चले गए हैं मेल जर्नलिस्ट। तो चीज़ें बहुत, आप लोग बहुत आगे चले गए हमसे
कई मोर्चों पे तो बहुत हमसे आगे हैं। तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं, बहुत सारे मायने बदल गए हैं। तो बस इतना ही कहना था। मौके मिलेंगे 30 से 40% डाइवर्स न्यूज़ रूम की घोषणा हो सकती है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। एक खिड़की खुलेगी और एक दरवाज़ा खुलेगा और रास्ता तो खुल ही जाएगा। कोई हिमालय पे चढ़ चुके हैं अब तो हमें उसे फतेह करना ही होगा, है ना। अब आई गए हैं इस मुकाम पर। तो स्टूडेंट्स अगर कुछ सवाल पूछना चाहेंगे तो मैं स्टूडेंट तो नहीं हूँ प्रेरणा, बट I wanna say something here because I mean, the entire panel of you amazing women raised something in my mind. I remember when there was a story to be done on dogs and dog abandonment or any story like that. And every time I go to Mr. Mathur and he recommends Bakul's name, and then, you always think that, oh, she's going to have a soft corner, like she's going to, and then she's like, tell me the facts, Mariam, tell me the, the data, give me the data. And I'm like, wow, like aajkal ki mahila journalist moving away slightly from the emotional connect is also very interested in data because she knows what's going to appeal. So hats off to all you women journalists and for looking beyond, just as what we are portrayed and what we are perceived, because even as an activist, I am perceived, oh, she's emotional or she's whatever. But when I give out the data and I give out the facts, that's when people will start taking us seriously. So, and that's what you're doing brilliantly well. So thank you. Thank you, Mariam. Good afternoon, panelists. I'm Tanisha from Christ University, and my question to you is, ma'am, when you're denied opportunities or like you're said no or like you're gate kept from like certain aspects or certain angles of a story, is there any policy or like any policies related to like, or any law where you can question the sexism that's in play? Because like we can't ignore the power imbalances and the sexist work culture that goes around. And a follow-up to that is like, when we talk about women in journalism, like of course very talented and like very qualified panelists, but it's a panelist of just cis women. Where does the intersection of like trans women and like assigned female at birth, non-binary people and all comes in when you talk about just women as an umbrella term? So yeah, that's the question. Your question is addressed to a specific person? No, the entire panel, Entire ma'am. panel. Okay, ma'am. So one thing that you asked about was that when your point is turned down, when you come up with a story and it's turned down, right? Or you're just gate kept, you're denied opportunities, like anything. You're denied opportunities. But I'll tell you one thing, that if you are really persistent and if you're very clear in your head that, this is what you ought to do and this is what ought to be a story, then that story will find its way, that story will speak for itself. There's no blockage when it comes to, that story is characterized. Agar wo story bahut powerful hai, that finds its way. That is true in most organizations. But yes, if there is a suspicion, if there's a law or something, I mean, if you're bringing the gender-related law of equality and stuff, so this is something on a very different scale that needs to be discussed. But like, is there any There's policy nothing. to protect No, there's women? nothing. So even the law, for instance, there is a sexual harassment at workplace law, right? Like in India, it's not implemented. There is no data on its implementation first. Nobody is tracking it. It's just not, it's almost non-existent in practice. And that's something I think we should at our own organizations fight for. So they set up those committees, they implement those guidelines. That's something that journalists themselves should probably take a step in doing and getting in place. On the second question on going beyond just cis women, I think that conversation isn't happening, honestly. There are probably some forward-looking organizations that are talking about it, otherwise that conversation doesn't exist, to be very, very honest. And it's a really important point, and we should probably think of that in future such sessions, but currently it's non-existent. So happening that, we are very progressive on this, that this is going to happen. And yes, the power of our speech, the power of our say, always will get a place. Like even if you're in organizations and you really voice your opinion,
you will find a way out, definitely. We are not living in an era which is like literally downtrodden. We are really very progressive on that. Ma'am, you want to add something? We move to the next question. We have time for One last question. So I think Kirubasa whosoever. Hi, good evening. My name is Vedika. I'm from Christ University as well. My question's for Kiran ma'am. Defense correspondence is a niche, right? It's something that's very specialized and something that needs a lot of like thought before you write the story. I also think that it comes with a lot of restrictions because you need to write the story really sensitively, right? There are a lot of laws that come into play. So how do you deal with that, with all the restrictions that you have in your writing, but at the same time make sure that you're doing justice to the story? I mean, your question is related to, it's some problems. What it is? No, Can you just simplify? I meant that writing about defense-related stories comes with a lot of restrictions, right? You Yes. have to be very mindful of what you're writing. Yes, absolutely. So how do you go around that and make sure that you're doing justice to the story, but also kind of stay out of trouble for it? Yes, actually बहुत बार ऐसा होता है कि when we are talking about defense, नेशन सिक्योरिटी, सो हम ऐसी स्टोरीज़ में डायरेक्ट हम लोग हम किसी का नाम लेने से बचते हैं. हम किसी आर्मी कमांडर या फिर किसी सीनियर जो कर्नल है उनको कभी कोट नहीं कर सकते बिकॉज वो सर्विस में होते हैं और वो हमसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते. तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं ताकि स्टोरी को भी ये ना लगे कि हाफ सच्चाई बता दी, आधी सच्चाई नहीं बताई और मेरे रीडर को ये ना लगे कि मैंने उसको बेवकूफ़ बनाया है. तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो सपोज जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या फिर जो सेम उसी बैकग्राउंड से कनेक्टेड है, डिफेंस PROs होते हैं, हम उनके थ्रू वो स्टोरीज़ करते हैं ताकि स्टोरी को हम प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर पाएँ. और यस, हर एक डिपार्टमेंट में सोर्सेज होते हैं जिनको हम कोट नहीं कर सकते. अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज करके हमें करना पड़ता है. इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि बैलेंस हो सके, जस्टिफाई कर सके स्टोरी को. यस, थैंक यू सो मच. सो हमें इस बारे में बहुत उम्मीद है कि आगे से किसी भी खबर को जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी उसको नगर संवाददाता या सिटी रिपोर्टर या किसी भी और एनोनिमस नाम से नहीं पुकारा जाएगा. सबकी खबरों को, बढ़िया खबरों को जगह मिलेगी और जिस चेंज मेकर को बनने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं, इस प्रोफेशन में आए हैं, हम वो कर सकेंगे. एंड वी आर वेरी होपफुल दैट ऑल ऑफ यू विल बी देयर पैरेलली वर्किंग विद अस. थैंक यू वेरी मच. That was fantastic. Thank you so much. Apologies, we couldn't take some of your questions, but make sure you hound them right after the session is over. So really appreciate it. Thank you. If you just be on stage, if you want, a photographer wants to take a photo of all of you together, that would be fantastic. I'm going to take this opportunity to invite Mr. LP Pant, National Editor of Dainik Bhaskar. Mr. Pant. If you could please come over and hand over the memento to Ms. Amrita Maurya. That's fantastic. And sir, if you can just stay on the stage and also give the memento to Ms. Kiran Kindo, please. So while this is happening, I don't know if you have realized these are photographs taken while the session is on, taken, printed, framed. It's awesome. Thank you so much, Mr. Pant. Thank you. Thank you. Next, can I invite Mr. Shoaib Khan, Senior Journalist, The Times of India. Mr. Shoaib. Thank you for coming. We'll hand over the memento to Ms. Shreya Kaitan. And also, sir, if you could just stay back, and also to Ms. Bakul Mahesh, please. Thank you so much, sir. Thank you. Appreciate it. Thank you. Can I invite Ms. Amia Raninga? Ms. Amia, thank you so much for coming in. She's a political advisor to the British High Commission, and we'll hand over the memento to Prerna Sahani,
our wonderful moderator. Yeah. See, the beautiful thing is when they got started, there were like just a sprinkling of you, about I think 10 people, but you saw the kind of commitment they had. It doesn't matter the number of people, but just absolutely high class, high quality.